गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा नया वीडियो है। आज से हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल की तरह कंटेंट कई और चैनलों पे भी डाला जा रहा है, तो आप वहां पे ना जाके उनको ना समझ करके आप हमारे चैनल पे आए, क्योंकि सेम कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है और किसी को कॉपी करना बहुत आसान होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे चैनल के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं और अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे जैसा कंटेंट तो वो दे नहीं पाएंगे। इसी के साथ चलिए आगे स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत की जर्नी। देखिए, आप लोगों से कुछ और भी कहना है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह वीडियो लाते रहें तो आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। देखिए, हम लोगों का टारगेट है यूपी के सारे एग्जाम, यूपी के ऑल एग्जाम और बिहार के होने वाले ऑल एग्जाम। पीसीएस और आईएएस के लिए वीडियो अलग से आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीसीएस और आईएएस के लिए वीडियो अलग से आएंगे। ये पीसीएस और आईएएस के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आप मत समझिएगा। लेकिन हाँ, ये उनके लिए है जो बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना बेसिक जाने आप आईएएस पीसीएस कभी जीवन में क्लियर नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, बिना बेसिक के आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं सकते। तो ये बेसिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पता है कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत, देखिए जैसे ही क्या आपने पढ़ा होगा क्या नाम है, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वेदिक काल के बारे में, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में, फिर क्या आएंगे, मॉडर्न पीरियड आया होगा। मॉडर्न पीरियड में आपको 16 महाजनपद दिखे होंगे। फिर जैसे ही आपका 16 महाजनपद बिखरा होगा, उसके बाद मौर्योत्तर काल आ गया होगा। मौर्योत्तर काल आने के बाद उसमें आपको शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शत्रु वंश, ये सब दिखेंगे आपको। फिर उसके बाद जैसे ही ये समाप्ति होती है, उसके बाद गुप्त वंश आ जाते हैं। गुप्त वंश में आपको क्या दिखेंगे, श्रीगुप्त दिखेंगे, समुद्रगुप्त दिखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड दिखेंगे जो विक्रमादित्य थे। फिर जैसे ही इसकी कहानी खत्म होती है, फिर उसके बाद साउथ वाले शासक आ जाते हैं। चोल, चेल, पांडे, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट, ये सभी आपको कहाँ दिखेंगे, ये सभी आपको दिखेंगे दक्षिण वाले इलाके में। कनिष्क के बारे में देखा होगा आपने। कनिष्क जो है आपको दिखेगा कहाँ पे, प्राचीन भारत के इतिहास में ही दिखता है कनिष्क। सिल्क रूट तक चला गया था। जैसे ये सब कहानी खत्म होती है, आपको पता है, जैसे ही ये सब कहानी खत्म होने लगती है, चोल चेल पांडे कमजोर होने लगते हैं, विदेशी आक्रमण भारत में होना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो को ना आप एक कहानी की तरह सुनिएगा। अगर आप कहानी की तरह हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो आपको बोर नहीं लगेगा। अगर आप याद करने की कोशिश चल पड़ेंगे बिना कोई टारगेट लिए और बिना क्रम के, तो आपको ये हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। इससे भद्दा सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं लगेगा। तो इसको आप कहानी की तरह क्रम से पढ़ते हुए चलेगा। इसलिए मैं जितना भी वीडियो लाऊंगा तो क्रम से लाऊंगा, ताकि आपकी कहानी भी बनी रहे, आपको आगे समझ में भी आए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत की शुरुआत मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से होती है, जब मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे आक्रमण होता है। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, ये क्या था, एक अरबी आक्रमणकारी था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण में हुआ था भारत में। अब देखिए, अरबों का आक्रमण है, जाहिर मुस्लिम तो है, ये तो तय है, ठीक, अरबी तो बोल रहे हैं। तो कहां से आए थे, इराक द्वारा। इराक में रहने वाले कुछ अरबी आक्रमणकारी थे, वो क्या किए थे, भारत में आक्रमण किए थे। भारत में आक्रमण भैया करेंगे क्यों आक्रमण किए, लूटपाट के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत पे क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण जैसे ही उन्होंने किया, ठीक, तो सबसे पहले बोला जाता है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था। मध्यकालीन भारत में भारत पे आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन कासिम था। कहां पे आक्रमण किया था, भारत में आक्रमण तो किया, लेकिन कहां पे आक्रमण किया था, सिंध पे आक्रमण किया था। याद रखिएगा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया था। और ये कौन था, अरबी आक्रमणकारी था। याद रखिएगा, कौन था, अरबी आक्रमणकारी था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया था। और जैसे ही इसने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर था। क्वेश्चन इसी तरह बनेगा कि 712 ईस्वी में जब सिंध पे आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो उस समय सिंध पे शासक कौन था, तो राजा दाहिर थे। कौन थे, राजा दाहिर थे। राजा दाहिर के साथ इनका युद्ध हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। और कौन विनर हुए, विनर कौन होते हैं हमारे, ये मोहम्मद बिन कासिम होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है इस युद्ध को जीत जाते हैं और हमारे जो राजा दाहिर रहते हैं, कहाँ के राजा रहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, सिंध के राजा रहते हैं। कहाँ के राजा रहते हैं, सिंध के राजा रहते हैं। जो सिंध के राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, इस मैच को हार जाते हैं। यानी कि जो एक तरीके से मैच ही था, युद्ध लड़ लेते, क्या नाम है उनका, विकेट गिर गया,
पूरा रास्ता साफ हो गया, हार गए, छुट्टी हो गया उनका। ठीक, तो अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में सिंध पे आक्रमण किया 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में आक्रमण किया। आक्रमण किस पे किया? सिंध के राजा दाहिर के साथ, और राजा दाहिर हार गए। जैसे ही ये युद्ध जीतता है, जैसे ही ये युद्ध जीतता है, युद्ध जीतने के तुरंत पश्चात ये कर लगाता है। कौन सा कर लगाता है? जजिया कर। कौन सा कर लगाता है? जजिया कर। और वो जजिया कर जो था, जजिया कर लगाने वाला पहला आक्रमणकारी, और या भी बोल सकते हैं भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? पहला शासक कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अभी आप कई लोग सोच रहे होंगे भैया जजिया कर है क्या? ये गैर मुस्लिम कर है। क्या है दोस्तों? यह एक गैर मुस्लिम कर है। गैर मुस्लिम कर से क्या मतलब है? कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया गैर मुस्लिम कर क्या होता है? गैर मुस्लिम कर कुछ नहीं है। मुस्लिमों को छोड़ के बाकी अन्य धर्मों से लिया गया जो टैक्स होता है, जो कर होता है, उसी को क्या कहते हैं? गैर मुस्लिम कर कहते हैं। अब देखिए ये कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ। अब देखिए भैया जीत लिए, साम्राज्य स्थापित करने लगे, सिंध पे कब्जा कर लिए, राजा दाहिर की छुट्टी कर दिए। फिर जाते हैं 713 ईस्वी में, एडी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। 713 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण करते हैं। ठीक, मुल्तान पे आक्रमण करते हैं। भैया इनको बहुत ढेर सारा सोना मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा सोना मिल जाएगा। खुश हो जाएंगे, अरे राम राम इतना सोना मिल गया, मजा आ गया हमें तो। सोना मिल जाता है, पहनने लगते हैं, सोना वोना ले जाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। जगह का भैया नाम ही चेंज कर देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? स्वर्ण नगरी। किसका नाम चेंज करके इन्होंने स्वर्ण नगरी रखा? 713 ईस्वी में। क्वेश्चन ये बनेगा, मुल्तान का नाम बदल के 713 ईस्वी में इन्होंने क्या रख दिया? स्वर्ण नगरी रख दिया। किसने बदला? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? एक तुर्की आक्रमणकारी था। कहां से आया था? इराक। याद रखिएगा, इतनी चीजें आप याद करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, और मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका दूंगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, बिना देखे आपको सब बातें बताते जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए मुल्तान का नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया? स्वर्ण नगरी कर दिया। अब भैया इतना ही युद्ध जीत रहे हैं, कैसे पता चलेगा? कोई प्रूफ है? हाँ भैया प्रूफ है। अली अहमद द्वारा एक लिखित पुस्तक है, क्या नाम है उस पुस्तक का? चचनामा। अली अहमद द्वारा एक लिखित पुस्तक है, उस चचनामा में इस युद्ध का वर्णन किया गया। लोगों ने पढ़ा, हमने आपने पढ़ा, हमारे जैसे लोगों ने पढ़ा, तो बताया भैया सिंध पे आक्रमण किए थे, राजा दाहिर को हराए थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। 713 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किए, सोना ढेर सारा मिलेगा, वहां का नाम बदल के क्या रख दिया? स्वर्ण नगरी कर दिए। अली अहमद की पुस्तक चचनामा में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, अब यह यहाँ के शासन, यहाँ पे चचनामा में इनको पता चल गया पढ़ने के बाद कि हाँ ये राजा थे, वहां पे आक्रमण किए थे और ये चीज जीत लिए थे, प्रूफ मिल गया ना। ठीक, अब अगला जो क्या होता है कि कुछ पुस्तकों का ये लोग क्या करते हैं? अरबी में अनुवाद करा देते हैं। ये जो है कुछ पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करा देते हैं, जैसे आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, पंचतंत्र हो गया, सुसूत्र संहिता हो गई, और एक पुस्तक और क्या है? चरक संहिता हो गई। 4 पुस्तक है जिसका अरबी में अनुवाद कराया गया। किसने कराया? अली अहमद ने। कौन कौन सा? आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुसूत्र संहिता और पंचतंत्र। इन 4 पुस्तकों का इन्होंने अरबी में अनुवाद कर दिया ताकि उसको अच्छे से पढ़ सके और यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ के बारे में समझ सके। ठीक, इतना चीज आपको पता चल गया होगा। और आपको पता है कि उन्होंने आक्रमण कहाँ से किया था? इराक वाले इलाके से किया था। तो जाहिर सी बात लैंड से ही करेंगे क्योंकि लैंड लॉक है पूरा। ठीक, बीच में समुद्र तो है नहीं, और ऊपर सिंध पे आक्रमण कर रहे हैं। तो जो सिंध है भारत में कहाँ है? पश्चिम की ओर है। जो सिंध भारत में कहाँ है? पश्चिम की ओर। जो पाकिस्तान वाला इलाका है ना, वहीं पे सिंध पड़ता है। पहले भारत पाकिस्तान तो कोई था नहीं, पूरा सब एक ही था। तो पश्चिम में दर्रों से आक्रमण किए थे। कौन? ये लोग आक्रमणकारी थे, जो मोहम्मद बिन कासिम जो थे। कहाँ पे आक्रमण किए थे? सिंध में, भारत के पश्चिम वाले इलाके में। भारत के मिडल में नहीं आए थे, लेकिन पश्चिम में आक्रमण कर दिए थे। अब देखिए अरबियों से हमने कई चीजें सीखी और उन्होंने हमसे भी कुछ चीजें सीखी थी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैप है आपके सामने, इस मैप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए विश्व का प्रथम मैप अल इद्रिसी नामक व्यक्ति ने बनाया था। विश्व का प्रथम मैप यानी कि विश्व का पहला नक्शा अल इद्रिसी नामक व्यक्ति ने बनाया था। वो अरबी था। कौन था? अरबी था। कौन था? अल इद्रिसी नामक व्यक्ति ने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। याद रखिएगा, अल इद्रिसी नामक व्यक्ति ने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। अब देखिए प्रथम मानचित्र तो बना दिए, ठीक। उसके बाद अरबों से, जो अरबी भारत में आए थे, उनसे हमने कई चीजें सीखी, जैसे कि ऊंट पालन सीखा, खजूर की खेती सीखी और मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा से की गई है। ठीक,
तो मानसून जो है क्या है, अरबी भाषा का एक शब्द है। उन्होंने हमसे क्या सीखा, उन्होंने हमसे ज्यादा कुछ नहीं सीखा, दशमलव प्रणाली सीखी थी यही। और क्या नाम है, उन्होंने एक चीज और किया था कि दिरहम नामक मुद्रा चलाई थी यहाँ पे। ठीक, इतना चीज आपको कहानी के रूप में याद होना चाहिए। ठीक, इतना जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको कहानी के रूप में याद होनी चाहिए। उससे पहले कहानी याद हो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आया? अगर आपको समझ में आया, आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो इसी तरीके की मैं अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। और ये जो कहानी है ना, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हम कहानी को कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में मैं समाप्त नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और हिस्ट्री से वैसे भी ज्यादा लोगों को प्रेम नहीं होता है। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस में ये पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास खत्म कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।